नमस्कार, पत्रिका टीवी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज है सेना दिवस। हमारे देश की सेना की शौर्य गाथाएं इतनी हैं कि यदि मैं शब्दों में बखान करने लगूं तो शायद शब्द ही कम पड़ जाएंगे। देश की सीमाओं पर जहां पर हमारी सेना हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है, देश की सुरक्षा करती है, तो वहीं यदि किसी तरह की कोई आपदा होती है तो उस स्थिति में सेना हमारे लोगों को सुरक्षित भी करने का काम करती है। सेना की इन्हीं शौर्य गाथाओं पर आज सेना दिवस के मौके पर हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल अनुज माथुर साहब। माथुर साहब, जय हिंद। सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू वेरी मच। माथुर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 15 जनवरी को ही आखिर क्यों सेना दिवस मनाया जाता है। हालांकि सबको इस बात की जानकारी होगी, लेकिन एक सैनिक के रूप में किस तरह से इस दिन को आप देखते हैं? अरविंद, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को 75वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सेना का इतिहास लगभग उतना पुराना है जितनी मानवता। भारत का इतिहास सदैव भारत की सेनाएं देश को बचाने में, देश की सुरक्षा में लगी रही हैं, चाहे वो रामायण काल हो, चाहे महाभारत काल हो या उसके पश्चात का कोई एरा हो। लेकिन आज आपका प्रश्न है कि आर्मी डे आज क्यों मनाया जाता है। जैसा कि विदित है सबको कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी कुछ समय तक देश की सेनाओं का जो नेतृत्व था वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय सेना, तीनों सेनाओं के जो कमांडर इन चीफ थे वो ब्रिटिश रहे। और सन 1949 में आज ही के दिन हमारे सेना के उस समय लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा साहब ने भारतीय सेना की कमांड संभाली और वो पहले भारतीय थल सेना के कमांडर इन चीफ बने। इस महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट दिन को याद करने के लिए, उसको कमेमोरेट करने के लिए और जनरल करियप्पा, जो कि लेटर बाद में फील्ड मार्शल बने, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार इस दिवस को भारतीय सेना दिवस के रूप में बनाया जाता रहा है। सर, सेना दिवस के मौके पर देश भर में आज कई तरह के जो आयोजन है वो यहाँ पर हो रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के जो आयोजन है उनकी परिपाटी हमेशा से चली आ रही है सेना दिवस के मौके पर? देखिए, सेना दिवस पर प्रमुख आयोजन जो होता है वो सेना दिवस परेड के रूप में होता है। और वो सेना दिवस की परेड पिछले 74 सालों से लगातार नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में, देखिए नाम भी उस परेड ग्राउंड का करियप्पा परेड ग्राउंड में, वहां होती रही है। और इस अवसर पर और भी अधिक कार्यक्रम करके किए जाते हैं और उन कार्यक्रमों का लेखा जोखा आपको मैं बताऊंगा जैसे हम आगे जाएंगे। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली के बाहर आर्मी डे परेड का आयोजन किया जा रहा है। इस बार आर्मी डे परेड बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। और अब देखें कि ये बेंगलोर में आयोजित करना भी कुछ सोच है इसके अंदर कि करियप्पा जो थे, जिनकी वजह से आर्मी डे मनाया जाता है, उन्हीं के घर में जाकर के आप आर्मी डे परेड का आयोजन कर रहे हैं। इससे बड़ी मेरे हिसाब से कोई बात हो नहीं सकती। इसमें परेड में हम अपने उन शहीदों को, हम अपने उन सैनिकों को जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम करके दिया है, उन यूनिट्स को जो काम कर रही हैं बहुत अच्छे तरीके से देश की सुरक्षा में, उनको याद करते हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। और कई कार्यक्रम ऐसे आयोजित किए जाते हैं जिससे कि आपकी थल सेना की देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर हो सके, उसको प्रमाणित किया जा सके। सर, हर दिन हर जगह भारतीय सेना की वीरता की बात होती है। आज हम आपसे ऐसा कोई किस्सा जानना चाहेंगे, आपकी सेवा काल का हो या फिर आपकी रेजिमेंट का, जिस पर आपको गर्व महसूस होता हो कि यदि वो दिन नहीं होता तो आज ऐसा कोई खास महसूस नहीं हो रहा होता। बिल्कुल अरविंद, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, मैं जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखता हूं और जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट इस देश की बेहतरीन पैदल सेना रेजिमेंट्स में से एक है। और मैं आपको दो एक किस्से बताऊंगा यदि समय इजाज़त देगा। सबसे पहला, आज जो कश्मीर की सूरत आप देख रहे हैं, कश्मीर की सूरत वो नहीं होती अगर जम्मू कश्मीर राइफल्स जो स्टेट फोर्सेस थी, जो कि आज जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट है, वो वहां पर मौजूद नहीं होती। मैं नाम लेना चाहूंगा ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को कश्मीर सेवियर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो जम्मू कश्मीर की स्टेट फोर्सेस थी उनके कमांडर इन चीफ थे और
जब तक भारतीय से और इतनी बड़ी सेना नहीं थी, 500 मील के पूरे 500 किलोमीटर के पूरे इलाके में वो जगह 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 छोटी छोटी टुकड़ियों में बटी हुई थी। तो उस समय आवश्यकता ये थी कि वो किसी प्रकार से जब तक और इमदाद ना आ सके कश्मीर को बचाएं। इसलिए उन्होंने अपने आप को उड़ी में प्रस्थापित किया और उन्होंने इस बात का यकीन किया कि उड़ी उस समय तक हाथ से ना निकले जिस समय तक भारतीय सेना वहां पर इमदाद के रूप में ना पहुंच जाए। इसके लिए आवश्यकता थी लास्ट मैन लास्ट राउंड तक अपनी जान न्यौछावर करने की, और वही ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने किया और वहां पर उड़ी के ब्रिज को, उड़ी को फॉल नहीं होने दिया। और जब परिस्थिति हाथ से निकलने शुरू हो गई तब उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटजी ऑफ टैक्टिक्स अपनाई जिससे कि उन्होंने उन पे डिले इंपोज किया और आज हम कश्मीर को बचा पाए। वो इसी वजह से बचा पाए कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने और जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट ने एक अदम्य साहस और बहुत शौर्य का परिचय देते हुए देश को और कश्मीर को दुश्मनों से बचाया। दुश्मन हजारों गुना ज्यादा थे स्टेट फोर्सेस के मुकाबले, ये बात समझने की। सर, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर राइफल्स की, तो जम्मू कश्मीर राइफल्स का अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो यहाँ पर रहता है, क्योंकि हमारे देश का जो कश्मीर से का जो हिस्सा है जो पाकिस्तान से लगता हुआ है, वहीं पर सबसे ज़्यादा आतंकवादी गतिविधि वहाँ पर होती है। तो ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर राइफल्स जो है उसका अदम्य साहस जो उस वक्त देखा गया, इन सब चीज़ों को लेकर के यदि हम बात करें तो कितना महत्वपूर्ण योगदान जम्मू कश्मीर राइफल्स का भारतीय सेना में देखा जाता है? देखिए, जम्मू कश्मीर राइफल्स एक बहुत अच्छी और बहुत पराक्रमी रेजिमेंट है और ये रेजिमेंट आप देखेंगे कि ये स्वतंत्रता के प्राप्ति के तुरंत बाद ये भारतीय सेना में पूरी तरह से एमलगमेट नहीं हुई थी। ये एमलगमेशन जो है 1956 में जाकर के हुआ। इसकी अलग वजह है और कहानी है, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन जहां तक प्रश्न है भारतीय सेना की, हर रेजिमेंट, कोई आवश्यक नहीं है, हर रेजिमेंट बेहतरीन तरीके से अपना योगदान उन्होंने पूरे भारतीय सेना के सशस्त्र इतिहास में दिया है और हर रेजिमेंट ने काम किया है। जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट का सबसे बड़ा योगदान ये रहा है कि जब, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि भारतीय सेनाओं की बाकी लोगों के पहुंचने से पहले कश्मीर को बचाने का जो काम जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में किया है, वो एक सबसे बड़ा उसका कारनामा माना जाएगा। और उसके बाद वो भारतीय सेना का एक बहुत महत्वपूर्ण और नॉर्मल अंग बन चुका है और हर रेजिमेंट की तरह इतिहास बनाए चला जा रहा है। मौका लगा तो मैं आपको इसकी कहानियां बताऊंगा। सर, 15 जनवरी 1949 से लेकर के 15 जनवरी 2023 तक यदि हम बात करें तो भारतीय सेना के इतिहास को लेकर और किस तरह से आप पूरे इतिहास को देखते हैं और किस तरह से भविष्य को आप देखते हैं भारतीय सेना के? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि सन 47 से लेकर के आज तक मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में आपको कोई और ऐसी सेना दिखाई देगी जिसने इतने कम समय में इतने युद्धों को अपने पराक्रम, साहस और वीरता की वजह से जीत के दिखाया है। 47-48 विजय, 65 विजय, 67 विजय, 71 अति विशिष्ट विजय, 99 विजय, कालवान और तवांग विजय। तो ये जो तमाम चीज़ें आप देखेंगे तो इससे आपको पता पड़ेगा कि किस प्रकार का गौरवशाली इतिहास भारतीय सेना का रहा है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस भारतीय सेना का गौरवशाली इतिहास सिर्फ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही नहीं है। पहले विश्व युद्ध में, उसके पहले एक पिक्चर भी आपने शायद देखी होगी, केसरी बनी है, जो सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई है। 21 जवानों ने 10,000, आप इस बात को सोचें, 21 जवानों ने 10,000 अफगानों से लोहा लिया और सारागढ़ी के किले को गिरने नहीं दिया जब तक कि वो सारे अब शहादत को नहीं पा गए। तो ये बात आप देखेंगे कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का, भारतीय थल सेना का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, चाहे वो सारागढ़ी हो, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो और आज़ादी के तुरंत बाद। अब आपने प्रश्न ये किया कि कैसे मैं इसको देखता हूं। आप देखेंगे कि भारतीय सेना लगातार मजबूती प्राप्त करती चली जा रही है, लगातार अपने आप को टेक्नोलॉजिकली और हर तरीके से सशक्त बनाती चली जा रही है और यही वजह है कि आज भारतीय सेना दुनिया में चौथी सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में जानी जाती है। एक और सवाल आपसे, हमारे देश के जो सैनिक हैं वो हर एक विषम परिस्थिति के अंदर डटे रहते हैं। हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति आप जानते हैं, कहीं पर गर्मी है तो कहीं पर बर्फबारी होती है।
तो ऐसे स्थिति में सर किस तरह से एक सैनिक का जो मनोबल है वो वहाँ पर रहता है, क्योंकि एक बार जब उसकी पोस्टिंग होती है तो कहीं ना कहीं गर्म इलाकों में हो सकती है और कभी वो बर्फबारी के अंदर वो रहता है। ऐसे स्थिति में एक सैनिक का जो मनोबल है वो किस तरह से उच्च रहता है हमेशा? देखिए, ये प्रश्न में कई बार मेरे को इस प्रश्न का सामना करने का समय मिला है और मौका मिला है कि व्हाट ए सोल्जर डज, व्हाई ही डज व्हाट ही डज। ये सोल्जर किस प्रकार से इस पर काम को अंजाम देता है। देखिए, भारतीय सेना का प्रशिक्षण इस प्रकार का है कि भारतीय सेना अपने सैनिक को इस प्रकार तैयार करती है कि वो नाम, नमक, निशान, इन चीज़ों के लिए, पलटन रेजिमेंट का नाम के लिए, जो आपने आपका नमक जिसका आपको ऋण चुकाना है उसके लिए, और अपने देश की पताका के लिए, देश के निशान के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहता है। वजह मैं बताता हूं कि आप उस सोल्जर में प्रशिक्षण के दौरान एक इस प्रकार की सेल्फ एस्टीम पैदा कर देते हैं कि वो सेल्फ एस्टीम उसे ये सिखलाती है कि किसी भी कीमत पे उसे हार नहीं माननी है। क्योंकि जो युद्ध है, युद्ध में कोई सिल्वर मेडल नहीं होता, युद्ध में कोई द्वितीय स्थान नहीं होता। युद्ध में या तो आप जीतेंगे और या फिर आप शमशान की तरफ का रास्ता ढूंढेंगे। तो ये बात आप समझ लें। तो इस वजह से उसको प्रशिक्षण के दौरान इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो एक ऐसी सेल्फ एस्टीम अपने स्थापित करे। उसके बाद वही सेल्फ एस्टीम यूनिट के नाम पर उसके साथ अलाइंड होती है और वो राष्ट्र सेवा के साथ, भारतीय पताका, भारतीय ध्वज के साथ अलाइंड होती है। और इस वजह से कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, वो सैनिक अपना जीवन देश के लिए कुर्बान करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो एक सैनिक है वो वेतन के लिए नहीं बल्कि वतन के लिए जो है वो सरहद पर काम करता है। सर, जिस तरह से अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है वो देश में विकसित हो रही है, यदि सेना के लिहाज से हम बात करें तो कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर, उनसे हमारी सेना पूरी तरह से लैस हो चुकी है इस वक्त? देखिए, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा किसी भी वॉरफेयर के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है उसी तरह से वॉरफेयर का जो स्ट्रेटजी है और वॉरफेयर को करने के तरीके बदलते जाते हैं। ये जो यूरोप में लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, वो इस बात का पूरा द्योतक है कि आप देख रहे हैं उसमें कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी हो या एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, तो वो तमाम टेक्नोलॉजी के साथ आपको रहने की आवश्यकता है। दो चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता आपको हासिल करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो चीज़ कहीं और से आ रही है उसको आप ऐसी कठिन परिस्थिति में संभावना ये हो जाती है कि आप किसी पर निर्भर हैं। तो आत्मनिर्भरता का जो मंत्र है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है टेक्नोलॉजी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और अब आप देखेंगे कि भारतवर्ष जो पहले पूरी तरह से विदेशों से अपने आने वाले साजो सामान के लिए तैयार था, वो आज ऐसी परिस्थिति में है कि हम कुछ देशों को युद्धक सामान जो है वो निर्यात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत तेजी से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। अभी भी काफ़ी काम करना बाकी है, लेकिन ये जो डिफेंस कॉरिडोर्स तैयार की जा रही हैं और जिस प्रकार से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप प्राइवेट सेक्टर का, स्टार्टअप्स का, एमएसएमईज का की भागीदारी बढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम जिस प्रकार से हमने तेजस बना लिया है, विक्रांत बना लिया है, टैंक अपने यहाँ बना रहे हैं और तमाम चीज़ें हम अपनी अल्ट्रा मॉडर्न एक्टिविटीज़ बनाते चले जा रहे हैं, उन सब में हमें और ज़्यादा सफलता हासिल होने की संभावना है। और वो दिन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि हम पूर्णतया आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में हो जाएंगे। यदि अब हम बात करें ऑपरेशंस को लेकर के, क्योंकि हमारे जो देश है उसकी जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती हुई है और वहीं से ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ है वो होती है। हमारे जो सैनिक है वो लगातार वहाँ पर शहीद भी होते हैं। सर, बार बार इस तरह की जो हरकतें हैं वो क्यों हो रही है? क्यों सीज़ फायर का जो उल्लंघन है वो पाकिस्तान की जो सेना है वो हर बार कर देती है? पाकिस्तान की ओर से जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो होती है, जबकि पाकिस्तान को ये पता है कि भारतीय सेना का जो मुकाबला है वो नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए, ये पाकिस्तान को उस समय पता पड़ गया था जब 71 के युद्ध में हमने उनको इतना ज़बरदस्त झटका दिया था। तब से ही उनके राष्ट्रपति ने, उनके सेना प्रमुख ने यह कहना प्रारंभ कर दिया था, ए डेथ बाय 1000 कट्स, या फिर उनका ये मत हो गया था कि हम भारतवर्ष को जो कन्वेंशनल वॉरफेयर तरीके से कदापि हरा नहीं सकते। तब
तब उन्होंने इस ये जो सॉफ्ट तरीका प्रॉक्सी वॉरफेयर का शुरू किया था, ताकि वो कश्मीर में और या भारत के अन्य स्थानों पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा करके भारतीय सेना को उसमें संलिप्त रखें। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जहां तक प्रश्न पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है और जिस प्रकार से पाकिस्तान की नई जनरेशन्स को बताया गया है कि उनका सर्वाइवल ही सिर्फ इंडिया बैशिंग और कश्मीर, इन दो विषयों पर अगर आप बात नहीं करेंगे, इन दो विषयों पर अगर आप अपना पूरा तवज्जो नहीं देंगे, तो पाकिस्तान की राजनीति में और पाकिस्तान की सेना में आपको कोई स्थान नहीं मिलेगा। ये बात आप ध्यान रख लें। मैं भुट्टो के एक शब्द को आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तानी चाहे तो घास खा लेगा लेकिन एटम बम वो जरूर बना करके रहेगा। तो जब उनकी मानसिक स्थिति यही है कि वो किसी भी कीमत पर भारतवर्ष को नीचा दिखाना और अपने जो लगातार हारें हुई हैं उनका किसी प्रकार से बदला लेने का प्रयास करता है, तो उनके पास और कोई चारा नहीं है। आज आप देखेंगे कि पाकिस्तान किस विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। उनके पास, मैं अगर इन शब्दों का प्रयोग करूं तो गलत नहीं होगा, कि खाने के लाले पड़ रहे हैं, बावजूद उसके वो किसी भी तरीके से कश्मीर और भारत के खिलाफ बातचीत करने का राग अलापने से नहीं बचता है। लेकिन एक बात मुझे जो नजर आ रही है थोड़ी बहुत, वो ये है कि पाकिस्तान की जो आवाम है उसमें, उनके विचारों में, उनके सोच में थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। और मुझे लगता है कि ये हमारे साउथ एशियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसके लिए शायद एक अच्छा प्रयोग सिद्ध हो जाए। सर, भारत और चाइना के बीच में अक्सर जो विवाद हो रहा है इन दिनों, पिछले काफ़ी समय से देखने में मिल रहा है, तो इसके पीछे का जो मूल कारण है वो क्या है? और लगातार जो चाइना की जो सेना है उनको मुंह की खानी पड़ रही है, इसके बावजूद वे हमेशा प्रयास कर रहे हैं इस संबंध में। आखिर क्या ऐसे कारण है? देखिए, चीन के बारे में मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। चीन एक विस्तारवादी राष्ट्र है और एक बहुत मैं यूँ कहूँगा कि अगर वो एक बहुत सेल्फिश और बहुत ज़्यादा कनिंग, चालाक देश है। चीन बहुत चालाक देश है और उनका सदैव से ये तरीका रहा है कि वो सलामी स्लाइसिंग के तरीके से, कि आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे। उनके हर एक अपने पड़ोसी देश से 14 या 15 पड़ोसी देश हैं, उनके सबके साथ कोई ना कोई इशू है और उसकी वजह सिर्फ यही है कि चीन हमेशा से विस्तारवादी रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि चीन का यह मानना है, ये माओ त्से तुंग ने कहा कि चीन का यह मानना है कि तिब्बत जो है उसकी 5 फिंगर्स हैं और उसमें एक लद्दाख है, एक नेपाल है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, तो ये भूटान है। तो ये वो यूँ मानते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सिक्किम तिब्बत का हिस्सा है और तिब्बत चीन का है, इसलिए ये तमाम जो इलाके हैं वो उनके हैं। और इस पर अपना समय समय पर अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए, अपना कंट्रोल दिखाने के लिए वो इस प्रकार की हरकतों में लिप्त रहते हैं। फिर लेकिन अरविंद, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आपकी सेना इस प्रकार के किसी भी मिस एडवेंचर को हैंडल करने में पूरी तरह से सक्षम है। आपको इन बातों में, चाहे वो गलवान हो, चाहे वो यांगसे हो या कोई भी हो, किसी भी प्रकार की अफवाह के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमने उनको सबक सिखाया है और ये वो अच्छी भांति समझते हैं चाइनीज़, इसमें हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वो करते रहें, जो उनका मानना है उसको मानते रहें, लेकिन हमें इस बात का यकीन करना पड़ेगा कि हम उनको सलामी स्लाइसिंग करने का या किसी भी प्रकार से भारतीय क्षेत्र में घुसने का कोई मौका ना दें। और आपकी सेना सक्षम है और करके दिखा रही है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी भी हो। माथुर साहब, एक सवाल हमेशा मन में रहता है कि हमारी जो भारतीय सेना है उसके लिए जो इज्जत है वो हर एक देशवासी के मन में बहुत ज़्यादा है। और आप ये देखिए कि जो हमारे देश की जो विभिन्न एजेंसीज़ हैं, किसी न किसी पर कभी न कभी सवाल उठाए, लेकिन भारतीय सेना पर कभी कोई सवाल नहीं उठता है और भारतीय सेना की जो साख है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में कई बार जो राजनीतिक बयानबाजी सामने आती है, उस बयानबाजी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे आज सेना दिवस के मौके पर? देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि सेना जो है वो एक पूरी तरह से एपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, अराजनैतिक संगठन, और इसको आप वहीं रहने दें, ये मेरी गुजारिश रहेगी तमाम लोगों से। ये बिल्कुल एपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और वैसा ही रहेगा। रहा सवाल बयानबाजी का, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पहले भी मैं कई चैनल्स पे इस बात को कह चुका हूं कि इस बयानबाजी से भारतीय सेना के मनोबल पर उतना विपरीत असर नहीं पड़ता।
ये मैं आप मान लें, क्योंकि भारतीय सेना पूरी तरह से अपने आप को समझती है, उनको मालूम है कि कौन क्या कहना। सिर्फ इसका अंतर ये पड़ता है कि देखिए, जो भी कार्रवाई आप कर रहे हैं, उस कार्रवाई के ऊपर यदि कोई गलत बयानबाजी होती है तो वो जो आपका दुश्मन देश है वो उसके फेवर में चली जाती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये छोटा सा यांग से जो लड़ाई हुई है, तवांग में जो स्कर्मिश हुआ है, उसमें यदि आप ये कहना शुरू कर देंगे कि वहां पर भारतीय सेना क्या पिटा या ये हुआ या वो हुआ, तो अब आप देखें कि चीन ने जब वो स्कर्मिश किया तो वो क्या चाहता था, वो ये चाहता था कि वो किसी प्रकार से ये सिद्ध करे कि भारतीय सेना को हमने पीटा। और अगर हमारे ही अंदर से ऐसी कुछ आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी कि हम वहां पिट रहे हैं, तो उनको एक एम्युनिशन, एक असलाह मिल जाएगा अपनी बात को कहने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, और आप स्वयं उस पर प्रश्न उठाने लग जाएं, तो पाकिस्तान को उसके लिए एक असलाह मिल जाता है कि वो भी यही कहना चाह रहा है कि हम, तो इस बात का अधिक असर दूसरे सेना को फायदा होने से, दुश्मन को फायदा होने से होता है, ना कि आपके मोराल के ऊपर उतना असर नहीं होता। आप कृपया करके, मेरा सेना दिवस पे सब लोगों से यही गुजारिश रहेगी, सही मांग रहेगी कि हम भारतीय सेना को किसी भी प्रकार से पॉलिटिसाइज ना करें, और भारतीय सेना जिस प्रकार से काम कर रही है वो प्रकार उसको करने दें। सेना जानती है कि सेना के लिए क्या सही है, क्या गलत है, और वो हर उस प्रकार की कार्रवाई को आगे करने में पूरी तरह सक्षम है, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो कोई और काम हो। जी बिल्कुल। तो सेना के मन में जो सबसे पहले है वो देश है, और देश हित में ही सेना हर काम कर रही है और हर काम करती रहेगी। तो ऐसे में जो राजनीतिकरण है, राजनीतिक बयानबाजी है, राजनीतिक लाभ है, वो किसी तरह का यदि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ना ले तो बेहतर होगा। माथुर साहब, हमारी जो सेना है, ये तो बात हुई युद्ध की और ये बात हुई सीमाओं की, लेकिन जब हमारे देश के अंदर भी कोई आपदा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हमारी जो सेनाएं हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, और हर एक आदमी को सुरक्षित करने का, हर एक नागरिक को सुरक्षित करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जाता है। इन सब को लेकर क्या कहेंगे? देखिए अरविंद, आपने स्वयं इस प्रश्न का थोड़ा पार्शियल उत्तर पहले दे दिया कि भारतीय सेना के लिए सर्वप्रथम राष्ट्र है, और राष्ट्र के अलावा कुछ भी नहीं है। यह मैं आपको यकीनी तौर पे कह सकता हूं। मेरा 4 दशकों का जो एक्सपीरियंस है फोर्सेस का, मैं आपको यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि भारतीय सेना सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के बारे में सोचती है। अब जब आप सिर्फ राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं, तो वो चाहे वो बाह्य आपदा हो या कोई अंदरूनी इस प्रकार की समस्या हो जिसमें भारतीय सेना की मदद की आवश्यकता है, तो बहुत गर्व के साथ और पूरी काबिलियत के साथ भारतीय सेना उस काम को करने के लिए तत्पर रहती है। आप इस बात को मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय सेना का प्राइमरी रोल भारत की जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज हैं उनकी सुरक्षा करना है, लेकिन उसके साथ जो भारतीय सेना का सेकेंडरी रोल है, जिसको कि हम बहुत घमंड के साथ करना चाहते हैं, वो ये है कि हम भारत के अंदरूनी मामलों में किसी भी प्रकार की विषम आपदा में, जबकि आपको हमारी आवश्यकता, सेना की आवश्यकता है, उसमें पूरी तरह से उसी तरीके से जैसे कि हम दुश्मन से लड़ते हैं, उसी प्रकार से इस प्रकार की कार्रवाई करने में हम बहुत गर्व महसूस करते हैं और हम उस काम को करके दिखाते हैं। और ये आप देख लें इतिहास उठा करके, तो जितनी बार भी सेना को जिस भी काम के लिए बुलाया गया है, सेना ने कभी भी आपको लेट डाउन नहीं किया है। सेना कभी किसी इस देश को लेट डाउन न करेगी, न कभी किया है, और सारा काम बहुत सही तरीके से हम करते रहेंगे। हमें घमंड है देश की आंतरिक सुरक्षा में अपना योगदान देने पर। सर, आज सेना दिवस है और इस दिन हर एक सैनिक के लिए अपने आप में ये दिन बेहद खास होता है। ऐसे में देशवासियों के साथ ही हमारी सेना को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज सेना दिवस के इस पावन अवसर पे मैं देशवासियों के लिए सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा, ये मेरा संदेश रहेगा कि आप अपनी सेना पर विश्वास रखें, आप अपने सेना के काम करने के तरीके को समझें, और एक बात आप इस बात का यकीन मान लें कि आपकी सेना किसी भी प्रकार के दुश्मन से किसी भी समय पूरी तरह आपको बचाव करने के लिए और उससे लोहा लेने के लिए सक्षम है, और हर हर क्षेत्र में आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। दूसरा, मैं सेना को ये संदेश देना चाहूँगा, भारतीय सेना को आज इस सेना दिवस के अवसर पे, कि आप अपना काम अपनी पूरी देश प्रेम को देश सर्वोपरि रखते हुए पूरी तत्परता के साथ और पूरे
जोश खरोश और होशो हवास के साथ करते चले जाएं। आप देश आपके ऊपर गर्व करता है और आपका कर्तव्य है कि आप उसमें ज़रा भी गिरावट किसी भी प्रकार की ना आने दें। एक बार पुनः देशवासियों को और भारतीय सेना को सेना दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। तो ये थे मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, जिन्होंने बताया कि हमारी भारतीय सेना कितनी सशक्त हो चुकी है। आज भारतीय सेना दिवस के मौके पर आप सभी देशवासियों को एक बार फिर से बधाई। और किसी सैनिक ने क्या खूब कहा है, आपको बताऊं कि किसी सैनिक ने एक ऐसी बात कही है और उन्होंने कहा है कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, किसी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। मुझे गले से लगा लेना ए मेरी भारत माँ, मुझे गले से लगा लेना ए मेरी भारत माँ। मैं अपनी माँ की छाती को, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। जय हिंद, जय भारत। पत्रिका टीवी की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।